चलिए आइए, हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 में आपका हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जब हिस्ट्री की शुरुआत की थी तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और ये क्लास नंबर 2 है, तो आप जानते हैं कि हमारा टारगेट बैच चल रहा है, तो इस टारगेट बैच के तहत अपनी क्लास को कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप मुझे जानते ही होंगे कि अभी मैंने ठीक यूपीएससी, जस्ट सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, आप मेरा बैकग्राउंड जान लीजिए। 2020 में मैंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया था, यूपीपीएससी। ठीक, 2021 मैंने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस देना है मुझे। ठीक, और अभी मैंने यूपीपीएससी एआरओ, ठीक, एआरओ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और बिहार एसआई, ठीक, बिहार एसआई का भी एग्जाम अभी मैंने जस्ट क्वालिफाई किया है। तो इन 3 एग्जामों का मुझे मेंस देना है। ठीक, तो हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आए जिसके द्वारा मैंने पूरी की पूरी अपनी जो है एग्जाम को क्लियर किया है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, और टारगेटेड बैच चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं टारगेट क्या है, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस और इंडिया के होने वाली सभी एग्जाम। क्योंकि मैं जिस तरीके से हिस्ट्री आपका कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मेरे से अच्छा आपको बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मैं उनसे थोड़ा सा तो अच्छा बता ही सकता हूँ। ठीक, तो हमने जब स्टार्ट की थी, आपके किस तरीके से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था किस तरीके से, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट दिया था। ठीक, हिस्ट्री को पहले हम लोगों ने क्लास 1 में कितने भागों में बांट दिया था, 3 भागों में। कौन कौन सा भाग था, प्राग ऐतिहासिक, ठीक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक। तो हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। और हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है, ये हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है। क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। तो इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लासेस को पहुंचाइए। ठीक, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा इस क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि ये कंटेंट आपको मैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दूंगा, जिससे आप सभी लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने का। ठीक, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम, हम देखिए टाइम बर्बाद करने पे विश्वास नहीं रखते, कुछ करने पे विश्वास रखते हैं। ठीक, जिसको टाइम बर्बाद करना है हमको सिलेबस बताया, ये करे वो करे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि हम लोग कंटेंट पे फोकस करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ किसके बारे में रहते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में भी हमने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 खंड में बांट देते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। ठीक, दूसरा होता है मध्य पाषाण, पाषाण, और तीसरा होता है नव पाषाण, नव पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक, ये काल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि लिखना भूल गए सर। ठीक, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन 3 भागों में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को भी बांट देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत में, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या किया था, रॉबर्ट ब्रूस जो थे हमारे, कौन, जॉन ब्रूस। ठीक, जॉन ब्रूस ने क्या नाम है, लिखावट के आधार पे, मतलब कि इस काल के खंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसमें वस्तुओं के आधार पर, मिलने वाले ब्रह्मांडों के आधार पे, उनके अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि मानव इस तरीके से जीवन यापन करता था। इस काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इस काल को हम लोग पढ़ नहीं पाया, बट इनकी लिपि ऐसी थी, जैसे कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को हम शामिल कर लेते हैं। और तीसरा था ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, इस काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उनको हम लोग पढ़ भी पाए, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, प्रागैतिहासिक काल पे रहेगा। किस पे रहेगा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। क्योंकि पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि मानव क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ठीक, और गुफाओं में रहता था, प्रकृति से डरता था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल को कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, वो क्या किए मालूम है, हम लोग तो इसको पत्थरों के अनुसार, मृदभांडों के अनुसार, मानव के जीवन यापन के अनुसार इसको हम 3 खंडों में बांट देते हैं। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन जो है, ये जो हमारे हैं थॉमसन से याद कीजिए, क्रिश्चियन थॉमसन, ये मालूम है हिस्ट्री को किन आधारों पे बांटते हैं, ये हिस्ट्री को मिलने वाले वस्तुओं के आधार पे बांटते हैं। जैसे मान लीजिए पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल है, पाषाण काल, तो इसको यहाँ पे क्या मिले, पत्थर, तो इसको मान दिए है क्या, पाषाण काल। यहाँ पे दूसरा है ताम्र पाषाण काल, ठीक, ताम्र काल, यहाँ पे क्या मिला है, तांबा। ठीक, और तीसरा है लोहा। ठीक, लोहा मिला है तो इसको लौह युग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लौह युग मान लेते हैं। ये हिस्ट्री को इन 3 भागों में कौन बांटता है,
मिलने वाली वस्तुओं के आधार पे कौन 3 भागों में बांटता है? तो क्रिस्टन थॉमसन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलने वाली वस्तुओं के आधार पे हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया है। लेकिन जो हमारे जो भूगर्भ वैज्ञानिक जॉन ब्रूस थे, जॉन ब्रूस ने उनको क्या किया है, मिलने वाले क्या नाम है, साक्ष्यों के आधार पे बांटा है। यहाँ पे क्या है, मिलने वाली वस्तुओं के आधार पे, और यहाँ पे उपयोग करने वाली वस्तुओं के आधार पे किए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, मानव किस तरीके से जीवन यापन करता था, कहाँ रहता था, और क्या नाम है, लिखावट के आधार पे हम लोग कह सकते हैं इसको, लिखावट के आधार पे बांट दिया, और मिलने वाले वस्तुओं के आधार पे। लिखावट के आधार पे कौन बांटा है, कमेंट्स करिए। जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पे, लिखावट के आधार पे कौन, जॉन ब्रूस। ठीक, जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पे जॉन ब्रूस। ठीक, मिलने वाले वस्तुओं के आधार पे क्रिस्टन थॉमसन। लिखावट के आधार पे जॉन ब्रूस, और मिलने वाले वस्तुओं के आधार पे जे थॉमसन नहीं, क्रिस्टन थॉमसन। ठीक, क्रिस्टन थॉमसन। अब देखिए इससे क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा। ठीक जैसे कि मान लीजिए पूरे विश्व में पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, ठीक, जो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ मिली पुरानी, कोई यहाँ प्राचीन वस्तु मिली, कोई मध्य प्रदेश में मिली, कोई ईरान में मिली, कोई इंडोनेशिया में मिली, तो इन सभी वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा रखा जाता है एक यहाँ पे म्यूजियम में। ठीक, तो अब मध्य प्रदेश पीसीएम में एक क्वेश्चन पूछ गया था कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है। ठीक, पूछ लेगा आपसे कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है। ये कोपेनहेगन संग्रहालय में क्या होता है, जो पुराने क्या नाम है, जो वस्तुएं मिलती हैं, ठीक, जो पूरे विश्व में खोजी गई वस्तुएं मिलती हैं, उनका कुछ अवशेष लिया जाएगा कि उस म्यूजियम में रखा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, एक संग्रहालय कहते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोपेनहेगन संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोपेनहेगन संग्रहालय। और ये पूछ सकता है आपसे कि कहाँ है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय आपका कोपेनहेगन संग्रहालय आपका कहाँ पे है, तो डेनमार्क में है। कहाँ पे है, डेनमार्क। पूछ सकता है, याद रखिएगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय में विश्व के जो भी पुरानी वस्तुएं मिली हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं, जैसे नई नदियों की खुदाई हो जाती है, नए बर्तन मिल जाते हैं, तो उनका कुछ पार्ट ले जाकर वहां विश्व के संग्रहालय में रख दिया जाता है। उसी का नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय, जो कहाँ पे है, डेनमार्क में। अगर आपसे ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश पीसीएस में कि विश्व का संग्रहालय कहाँ है, तो पूछ सकता है ना कि भारत का संग्रहालय कहाँ है, ये भी तो पूछ सकता है। तो भारत का संग्रहालय है, उसका नाम क्या है, मानव संग्रहालय। ठीक, मानव संग्रहालय। ठीक, संग्रहालय। ठीक, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। मानव संग्रहालय। ठीक, संग्रहालय। विश्व का संग्रहालय कोपेनहेगन। ठीक, भारत का संग्रहालय कहाँ पे है, क्या था उसका नाम, मानव संग्रहालय। उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया। कहाँ पे है, भोपाल में है। भोपाल कहाँ पे है, भोपाल आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। देखिए ज्यादा बोझ मत दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। ठीक, विश्व का संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में, जहाँ पुरानी आर्कियोलॉजिकल वस्तुएं रखी जाती है। पूछेगा भारत का संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में। नाम क्या है, पहले नाम था मानव संग्रहालय, अभी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसका नाम बदल के रख दिया गया। ठीक, कहाँ पे है, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन तब बनाना होगा तो पूछेगा कि ये जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो किस मंत्रालय के अधीन आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक, संस्कृति मंत्रालय। ठीक, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले जितने भी एग्जाम हैं। ठीक, तो विश्व का संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में। भारत का आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय कहाँ है, तो कहाँ पे है, भोपाल में है। नाम क्या है, पहले नाम था मानव संग्रहालय, अब बदल के नाम क्या कर दिया गया है, कोपेनहेगन मानव संग्रहालय। कहाँ पे है, डेनमार्क में। भारत में जो संग्रहालय था मानव संग्रहालय, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, भोपाल में। ठीक, किस मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। थोड़ा थोड़ा बूझ लीजिए और इसको याद करते हुए चलिए। अभी हम लोग देखिए ऐतिहासिक काल के बारे में ही पढ़ना है, पूरा पाषाण काल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा अपने ऊपर। ठीक, ज्यादा प्रेशर ना दीजिएगा अपने ऊपर कि हमें याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब याद होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं होता है। इसको 2 से 3 बार सुनिएगा, 100% आपको याद होगा। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, बताइए कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है, किस देश में है, यूरोप में किस देश में है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक, डेनमार्क, कहाँ पे है, कमेंट्स करके बताइए, आप जल्दी से बताइए। ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे और किस मंत्रालय के अधीन आता है। किसने वस्तुओं के साक्ष्य पे के आधार पर मिलने के अनुसार हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया है कि जो वस्तु मिली है, जैसे कि पाषाण काल में क्या मिला है, पत्थर मिला है। ठीक, और क्या नाम है, ताम्र पाषाण काल में तांबा मिला है, और लौह काल में क्या मिला है, लोहा मिला है। तो किसने बांटा है वस्तुओं के आधार पे,
और किसने बांटा है, लिखावट किया है यहाँ पे। कमेंट्स करके जरूर आंसर दीजिएगा इसका आप लोग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में, औजारों के बारे में। जैसा कि कल भी हमने बात किया था, आपको पता होगा कल भी हमने बात किया था। देखिए इसके ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि मैंने कई बुक रिसर्च की, उसके बाद मैंने आपको ये बताया है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोग को भी ये क्लासेस मिल सके। ठीक, बहुत मुश्किल होता है एक जगह इकट्ठा करना और सामने प्रेजेंट करना, तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं किसमें, पत्थरों के औजार मिले हैं, उसको क्या कहते थे, जहाँ पे पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक, पत्थर के औजार जहाँ मिले हैं उसको क्या कहते थे, पाषाण काल। क्या कहते थे, पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल। अब जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक, कि पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने लिखा था, बार बार लिखूंगा ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक, बुरा पाषाण काल, बुरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, इनको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। इसके बाद आता है जो तांबे की खोज हो जाती है, इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक, ताम्र पाषाण, ठीक, काल, जब तांबे की खोज हो जाती है। कल हमने बात किया था किसके बारे में, क्या मिला है, किस भागों में बांटा है, कहाँ कहाँ पे क्या मिले है। आज भी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस काल में क्या होता है, सबसे बड़ी खोज इस काल में क्या होती है, आग की खोज हो जाती है। ठीक, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मानव क्या करता है, जानवर को पालतू बनाता है। क्या बनाता है, जानवर। ठीक, जानवर, ठीक, जानवर को पालतू बनाता है। और जानवर को पालतू बनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। मध्य प्रदेश पीसीएम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव को पाले जाने के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं। ठीक, तो मानव को पाले जाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। कहां मिले हैं, आदमगढ़, ठीक, आदमगढ़। और आदमगढ़ कहां है दोस्तों, एमपी में है। कहां पे है, एमपी में। मध्य प्रदेश पीसीएम में ये पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, अगर आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बार जौ की खेती के साक्ष्य किस देश में मिले थे। ठीक, प्रथम बार जौ की खेती के साक्ष्य किस देश में मिले थे, आपसे ये तो पूछ ही सकता है। अगर ये पूछ सकता है आपसे, तो वो भी जरूर से पूछ सकता है कि प्रथम बार खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे। ठीक, खेती करना मानव ने इस काल में शुरू कर लिया था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से इस काल में शुरू किया। ठीक, खेती करना तो इस काल में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से खेती करना इस काल में, इस कालखंड में शुरू किया। एक बार मैं देख भी लेता हूं ताकि आपको साथ कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सब सही है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रथम बार खेती के साक्ष्य। अगर हम बात करें प्रथम बार, ठीक, खेती के साक्ष्य, प्रथम बार खेती के साक्ष्य अगर कहीं से मिले हैं तो वहां से मिले हैं ईरान से। और किस चीज के खेती के साक्ष्य मिले हैं, जौ के मिले हैं। किसके मिले हैं, जौ के। अगर पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, मेहरगढ़। अभी मैं आपको ये झूठा साबित कर देता हूं। ठीक, मेहरगढ़ कहाँ, किस चीज के, गेहूं। ठीक, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कब, 7000 ईसा पूर्व में, 7000 बीसी में। ठीक, 7000 बीसी में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन नवीनतम जो खोज हुई है, उसके अनुसार मानव ने सर्वप्रथम खेती करना 8000 साल पहले शुरू कर दिया गया था। 8000 साल, ये दोनों फेल हो जाता है बीच के आगे। ठीक, अगर आपसे पूछे प्राचीनतम खेती के अनुसार, प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार मानव ने सर्वप्रथम खेती कहां पे की थी, तो आप क्या बोलेंगे, लहुरा देव। ठीक, क्या है, लहुरा देव। और ये है कहां पे, यूपी में है। ठीक, ये है कहां पे, यूपी में। क्योंकि हमने तो बताया कि 7000 ईसा पूर्व मानव ने खेती करना शुरू किया था। हमने बताया कि मानव ने सर्वप्रथम खेती करना 7000 ईसा पूर्व शुरू किया था। सर्वप्रथम किस चीज की खेती हुई, जौ की। कहां पे, ईरान में हुई। फिर मेहरगढ़ में मानव ने गेहूं की खेती करना शुरू किया। लेकिन अभी जो नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार मानव ने सर्वप्रथम खेती कहां पे की थी, लहुरा देव में की थी। और कब की थी, 8000 ईसा पूर्व की थी। कब की थी, 8000 ईसा पूर्व। ठीक, 8000 ईसा पूर्व। अगर अभी से बात करें तो 10,000 साल पहले मानव ने खेती करना शुरू किया था। 10,022 साल पहले। क्योंकि अगर हमें पिछला टाइम निकालना है तो अभी क्या चल रहा है, 2022।
2022 में हम क्या जोड़ देंगे, 8,000 प्लस कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे 2 2 0 10, तो 10,000 22 साल पहले मानव ने सर्वप्रथम खेती की थी। कहाँ पे की थी, लौरा देव में। किसकी की थी, चावल की थी। किसकी की थी, चावल की थी। कोलडीवा यूपी में एक जगह है कोल डी हवा, ठीक। यहाँ पे भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के खेती करने के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पे भी 7,000 ईसा पूर्व में मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्राचीन आर्कियोलॉजिकल स्रोत के अनुसार या फिर पुरातात्विक स्रोत के अनुसार भारत में सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे, लहुरा देव। कब मिले हैं, 8,000 ईसा पूर्व। लहुरा देव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से आपको एक ही सुर में सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक। अब आपसे पूछ सकेगा इस काल में, नवपाषाण काल में, क्रांति वाला काल था, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस नवपाषाण काल में मानव ने मृदभांड बनाना भी शुरू कर दिया था, ठीक। मृदभांड क्या बनाना शुरू कर दिया था, मृदभांड बनाना शुरू कर दिया था। और वो भी मृदभांड किस कलर के हुआ करते थे, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है क्वेश्चन कि इस समय नवपाषाण काल में मानव के द्वारा जो मृदभांड बनाए जाते हैं, मृदभांड यानी कि मिट्टियों के बर्तन को मृदभांड करते थे, ठीक। मिट्टियों के बर्तन को मृदभांड करते थे। मृदभांड सर्वप्रथम मानव ने किस कलर के बनाए थे, गेरू, ठीक, गेरू वर्णीय, ठीक, गेरू वर्णीय मृदभांड, ठीक, मृदभांड, ठीक, गेरू वर्णीय मृदभांड मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं देंगे। मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में आपको सब कुछ बता के आपको बोर कर दूं, तो इसकी अगली क्लासेस आपको कल मिलेंगी। आज इस क्लासेस को करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको लगे कि कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप दूसरे चैनल पे भी आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम आपको जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए। आई एम एक्स इंटरव्यूअर ऑफ, ठीक, ठीक है, मैं एक्स इंटरव्यूअर हूँ CG, ठीक, PSC, ठीक, 2020 छत्तीसगढ़ PCS का मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो कुछ तो नॉलेज होगी मेरे पास, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ तो नॉलेज तो होगी, ठीक। तो धन्यवाद आज के लिए।